हेलो फ्रेंड, आप सभी का ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1, लेकिन इससे पहले आज हम एक नई बुक की एनालिसिस करेंगे। विज्ञान क्लास 9th की बुक को हम आज से रिवाइज करना है, ठीक है। एनालिसिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो आज से हम एनसीईआरटी क्लास 9th की साइंस की बुक की एनालिसिस करेंगे। क्या है ये? एनसीईआरटी क्लास 9th के बुक की एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 9th के समकालीन भारत भाग 1 को एनालिसिस करा चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के शेष अध्याय और बुक को पूरी कंप्लीट करके आप यहां से आज से नई साइंस की बुक की एनालिसिस करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए पहले हम क्या पढ़ना है इसके विषय सूचियों को जानते हैं और समझते हैं कि इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसके जो विषय सूची है इसमें हमको क्या पढ़ना है, तो अध्याय 1 में हमारे आसपास के पदार्थ है ना। तो आज हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे आसपास के पदार्थ, फिर अध्याय 2 में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, अध्याय 3 में परमाणु एवं अणु, अध्याय 4 परमाणु की संरचना, अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, अध्याय 6 ऊतक, 7वें में गति, 8वें में बल तथा गति के नियम, और अध्याय 9 में गुरुत्वाकर्षण, अध्याय 10 में कार्य तथा ऊर्जा, और अध्याय 11 में ध्वनि, 12 में खाद्य संसाधनों में सुधार। तो ये कितने अध्याय हैं? टोटल 12 अध्याय हैं। तो हम एक एक करके सारे अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको जानना है, पढ़ना है, समझना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो आपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार के वस्तुएं नज़र आती हैं, है ना। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार के वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका जो आकार है, आकृति है, बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया, है ना। इस विश्व में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण, धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में हम पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर के बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं। ये सतत है या कणों से बने हैं। तो क्रियाकलाप में बताया गया है कि 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भर करके जल के स्तर पर निशान लगा दें। फिर दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस
विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई, जैसा चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था आयतन के बारे में जाना था, आयतन क्या है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है, मीटर के पावर 3 होता है। आयतन मापने का साधारण मात्रक जो होता है वो लीटर है ना। और 1 लीटर में एक लीटर बराबर होता है 1 डीएम, 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml है ना, 1 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 1 मीटर बराबर होता है 10 के पावर 3 सेंटीमीटर। और 10 के पावर 3 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात 1 मीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 लीटर में 1000 ml होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के यह कण कितने छोटे हैं। क्रियाकलाप: पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल करके उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में 10 ml निकाल करके उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अनंतः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रिस्टल कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण: पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो क्रियाकलाप 1 और 2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, और ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अपने कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती रहती है। अपने परीक्षण को नोट करें। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने परीक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। स्याही रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। 1 गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। हिलाएं नहीं, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है। इसे ठोस द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है और क्यों। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं निरंतर गतिशील हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है।
उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हम देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। और ऐसा क्यों? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस खेल को क्रियाकलाप है 1.6। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बना करके मानव श्रृंखलाएं बनाएं। पहला समूह हिंद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कस करके पकड़ लें। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छू करके एक श्रृंखला बना लें। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़ करके छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक पदार्थ को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है? एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मार कर, काट कर या खींच करके इसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? एक थाली में जल लेकर के उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। प्रश्न यहाँ पर बताया गया है। इन सब प्रश्नों को हम एक अच्छे से इसका हम करवाएंगे। केवल उसमें प्रश्न ही होंगे तो हम इस प्रश्नों को यहीं पर छोड़ते हैं। केवल आज हम थ्योरी ही पढ़ेंगे। हम प्रश्नों के उत्तर अगले सीरीज में स्टार्ट करेंगे। जब सारा बुक को हम ख़त्म कर देंगे उसके बाद हम प्रश्नों की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो आप यहाँ पर थ्योरी पर विशेष ध्यान दीजिए और हमारे शब्दों पर जो भी हम यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पे हम एक सरसी निगाहों से या बता रहे हैं तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं फिर पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ हैं अपने 3 रूप में हैं, ठोस में है, द्रव और गैस में है। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न अवस्थाओं के कारण होता है। अब हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था। क्रियाकलाप निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमा करके इनके आकार को रेखाचित्र बनाइए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से या दूसरे में विसरण संभव है? बल लगा करके इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या मानना चाहिए? मतलब कि रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींच करके इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस हैं? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार के ले लेते हैं। क्या वे ठोस हैं? स्पंज क्या है? ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है पर बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। द्रव अवस्था। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रव्यों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप करके विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें।
क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या ये आसानी से बहता है? प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए वे उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और उनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। वातावरण की गैसें विस्तृत होकर के जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे बस कितने गुब्बारे भरता है? उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 100 ml की 3 सिरिंज लें और इनके सिरों को रबर के कॉर्क से बंद कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरे में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डाल करके संपीड़ित करने की कोशिश करें। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती हैं। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित गैस सीएनजी का प्रयोग सीएनजी को संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में सीएनजी का फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वो तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी गुणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए ये तापमान 273 केल्विन होता है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में भी अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस अवस्था से द्रव और गैसीय अवस्था अर्थात ठोस से द्रव में बदला जा सकता है। हम कह सकते हैं कि तापमान बदल करके हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वाष्प ठोस में बदल जाती है। थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें जैसा चित्र में दर्शाया गया है। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था
से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। दाब परिवर्तन का प्रभाव। जब अब हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब डालने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है? दाब बढ़ाने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मतलब कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये शुष्क बर्फ कहलाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय किया जाता है। आप द्रव से गैस में बदल सकते हैं, गैस को ठोस में और ठोस को द्रव में भी बदल सकते हैं। मतलब कि द्रव से गैस में, गैस को द्रव में और ठोस को गैस में और गैस को ठोस में और ठोस को द्रव में, द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे या हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा, द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। एक प्रखनली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रख करके उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रख करके उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट कर लें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट कर लें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को कर गए अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में क्या आपने अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु का चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसा कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे कि वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे कि आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए वर्तमान में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने
के और उदाहरण दे सकते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के दौरान गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हम शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर के वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर के कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाती है और हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती हैं। आपने क्या सीखा? सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। द्रव्य जो होता है ये सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्तीय होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों की निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम किंतु द्रव्यों के लिए मध्यवर्तीय है। ठोसों के लिए उनके कणों की अवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रव कणों की ये परतें एक दूसरे पर से फिसल व स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थियों में परिवर्तन और ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात जो गैसीय पदार्थ होते हैं ठोस अवस्था में आने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। क्वथनांक की समष्टि पर घटना जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परघटना है, ये है ना। वाष्पीकरण एक सतह की परघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, उसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वो मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होता है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय द्रव पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। कुछ मापने योग्य राशियाँ और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए, जैसे तापमान का मात्रक केल्विन होता है जिसका प्रतीक K, लंबाई का मात्रक मीटर जिसका प्रतीक m, सन्निहित होता है जिसको हम किलोग्राम में मापते हैं, इसको हम kg कहते हैं। भार का मात्रक न्यूटन यन से निरूपित करते हैं। आयतन का मात्रक घन मीटर अर्थात मीटर के पावर 3 जिसको मीटर क्यूब कहते हैं। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यूब, kg मीटर क्यूब। दाब का मात्रक पास्कल होता है जिसको हम PA से निरूपित करते हैं। तो तापमानों में सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें, है ना, इसको हम सेल्सियस में परिवर्तित करना है। तो इसके फार्मूले होते हैं जो हम इस अभ्यास को अगले किसी सीरीज में कंप्लीट कराएंगे। तो आप अगर यहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं, इसके क्वेश्चन को भी अच्छे से हल कर सकते हैं। तो आज के डेट में थ्योरी हमारी समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबाएँ। तो हम बहुत जल्दी इसके प्रश्नों के उत्तर को भी करवाएंगे। तो आप इसको पहले थ्योरी को बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए, बाद में हम उसे भी कंप्लीट कराएंगे एक नई सीरीज में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।